अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ। आज के प्रोग्राम में हम पहले बात करेंगे नेशनल इलेक्शन प्लान पर होने वाले मुशावरती इजलास पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमाओं की जानिब से शिरकत से इनकार पर मुलतवी हुआ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी तौर पर किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और अफगान मफाहमती अमल से जुड़े कुछ अहम मामलात पर। मेरे साथ आज मेरे पैनल पर मौजूद हैं मुशर्रफ जैदी साहब, सीनियर कॉलमिस्ट हैं और तज्जियाकार भी। वेलकम टू द शो सर। जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, सीनियर दिफाई और सियासी तज्जियाकार, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, माहिर खारजा पॉलिसी और अफगान अमूर हैं। खावर माहिर कानून और अस्मा वदूद साहिबा भी आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो प्रोग्राम में हम सवालात उठाएंगे और पैनल पर मौजूद अपने माहिरीन की आरा मालूम करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। और स्टोरी ये है कि क्या नेशनल एक्शन प्लान हुकूमत वक्त का मसला है या फिर ये मुल्क का मसला है। अगर ये मसला है तो क्या अपोजिशन का कौमी सलामती और दहशत गर्दी जैसे मसाइल पर सियासत करना और उन्हें करप्शन के मुबैना मुकदमात और दीगर जाती मफादात की भेंट चढ़ाना ठीक रवैया है या फिर नहीं। और क्या नेशनल एक्शन प्लान मुशावरती इजलास सियासतदानों की खुदगर्जी की वजह से मुलतवी हुआ। सवाल अब यह भी है कि क्या सियासी पार्टियों का नेशनल एक्शन प्लान जैसे हसास मामले को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब होगा या नहीं। और अगर मुकदमात FIA नैब अदालतों में चल रहे हैं तो उनकी वजह से नेशनल एक्शन प्लान मुशावरती इजलास मुलतवी होना चाहिए था या फिर नहीं। पहला सवाल यह है कि नेशनल एक्शन प्लान हुकूमत वक्त का मसला है या फिर यह मुल्क का मसला है। साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ पहले लेकर चलूंगी क्योंकि मुल्क की सलामती और बका का मसला है। आप समझते हैं कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का ही है मसला, मुल्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान जब बनाई गई थी उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शमूलियत इख्तियार की और एक मुश्तरका लाएमल इख्तियार किया गया। सबकी रजामंदी से, एक कलेक्टिव विजडम से आपने एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार की। आज वही इस प्लान के हिस्सेदार हैं, वही लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़। और बाहर से बैठ के एतराज़ात भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि जी आपने इनको जो प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है वो दर हकीकत आपने भारतीय तैयारों के खौफ से किया है, या जो भी एतराज़ात जिस तरह के भी अच्छे या बुरे। तो आज ये वक्त था कि आप इस इजलास में शामिल होकर बजाय ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे आप बाहर कीचड़ उछालें, आप इजलास में जाके तो वहाँ पे अपने शुको शुबहात का इजहार करें। आप बताएं कि जी हम ये समझते हैं और आपको ये करना चाहिए। तो वो कौमी मसला है जो कौमी ये कि कौमी कंसेंसस के ज़रिए ही बनाया गया, उसको तैयार किया गया उस प्लान को। और आज जब इकट्ठे होने का वक्त आया तो लोग इकट्ठे नहीं हुए। पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासतौर पे अपोजिशन की पार्टीज़ उससे दूर नहीं हैं। उनके कुछ भी एतराज़ात हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये कहा गया कि चूँकि इमरान खान ख़ुद नहीं आ रहे तो इस वजह से बेहतर होता अगर इमरान खान खुद चले जाते। लेकिन अगर नहीं भी गए तो कोई इनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की आ सकती थी, दूसरे नंबर के लोग आ सकते थे और वहाँ पे इस पे बहस मुबासा करके अपने खदशात का इजहार करते, ताकि इसके ऊपर लाएमल इख्तियार किया जाता। जो हुकूमत कर रही है उसका पता चलता कि किस हद तक दुरुस्त है, और अगर कोई तजावीज़ हैं तो वो दी जाती तो हुकूमत ये इस पे बात करती। ये मुल्क का मसला न सिर्फ हिसास है बल्कि आगे आपको FATF के भी मामलात आ रहे हैं, वो भी भारत उनसे जोड़ने की कोशिश करेगा, पुलवामा का किस्सा इससे मिलाने की कोशिश करेगा। तो जब तक इस पे एक नेशनल बयानिया नहीं होगा, आपका एक मुश्तरका इसके ऊपर लाएमल नहीं होगा, तो इससे मुल्क के लिए अच्छे नताइज नहीं होंगे। लिहाजा ज़रूरत यही थी कि इसको कौमी मसला समझ के अपने जो ज़ाती हैं आपकी सोच या ज़ाती आपके इख्तलाफात हैं उनको बाला ताक रखते हुए सारे इसमें शामिल होते, इख्तलाफात को बाला ताक रखा जाता तो ही बेहतर होता। जनरल साहब, आपका वक्त, लेकिन अभी आपने कहा, जवाब मुझे नहीं दिया मेरे सवाल का, हाँ या नहीं, ये वाकई मुल्क का मसला था या सिर्फ हुकूमत तक महदूद था? नहीं, ये मेरा ख्याल है सारे कौम का मसला है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मसला था ये। ठीक है मुशर्रफ जैदी साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि ये सिर्फ मुल्क का मसला था या फिर हुकूमत का मसला था? देखिए, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, जब आप इख्तिलाफ करते हैं तो वो जमहूरियत की जो है खूबसूरती होती है और उससे डिबेट फैलती है और वो बड़ा अहम है। जब आप खुद हुकूमत में आते हैं तो आप जो है
अपने मुल्क के दीगर लीडरों को जो है इंडियन एजेंट करार देते हैं। उनकी किसी भी तनकीद को आप कहते हैं कि ये सिर्फ तनकीद जो है बराए तनकीद है, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कौमी मामलात हैं उन पर कंसेंसस बिल्ड करने के लिए सब जो है इसी तरह आके लेट जाएंगे जिस तरह PMLQ लेटने के आदी है, या दीगर और जिनको ऑर्डर गया जब ये हुकूमत बनी कि भाई लेट जाओ तो वो लेट गए। कुछ ऐसी सियासी जमातें जो नहीं लेटेंगी और उनके साथ आपको मफाहमत और इंगेजमेंट का रास्ता जो है उसको चुनना पड़ेगा। उसके लिए आपको काफी कड़वे घूंट भी जो है सुटकने पड़ेंगे, और यही जो है जमहूरियत का और खास तौर पे एक फेडरेशन का हुस्न होता है कि दीगर ऐसे मामलात जिन पर आपको कौमी कंसेंसस चाहिए उस पे जो क्विड प्रो क्वो होता है वो ये कि आपको कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। तो ये जब तक हमारी ये जो PTI है और ख़ास तौर पे हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, जिनका आज मैं एक बार फिर मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ क्योंकि मैं अभी जो है एहसास प्रोग्राम जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है उसकी लॉन्च से आ रहा हूँ। इतना उनका साफ दिल है गरीबों के लिए। बहुत सारे हमारे वज़ीर आज़म में खूबियाँ हैं, लेकिन एक जो उनकी कमजोरी है वो ये कि वो मफाहमत के बजाय लड़ाई जो है वो चुनते हैं। इस मामले में लड़ाई जो है वो उनकी तरजीह देना ठीक था या नहीं था, ये मुख्तसर से जवाब मुझे दीजिए। ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की और वजीर आजम की है कि वो बाकियों को मनाएं और उनको टेबल पर लेके आए। ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, खास तौर पे वो ऑपोजिशन जिसके आधे लीडर जो हैं वो जेल में और जेल से निकलते भी हैं तो कॉन्स्टेंटली उन पे सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो है हैंग कर रही है। ठीक है, मुझे आगे इजाजत दीजिए। अस्मा, जो हमने सिचुएशन देखी, आपको भी ऐसा लगता है कि मसला सिर्फ रियासती इदारों का है, रियासत में रहने वालों का नहीं है? देखिए जी, ये तो बात ऑब्वियस है कि पाकिस्तान से आगे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आवाम, ना लीडर ना पार्टीज। अब ऑपोजिशन में होना या गवर्नमेंट में होना बेमानी है। इस वक्त इट्स क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे हम ये देखें, स्कोर सेटल करें कि उस वक्त ये हुआ था और इस वक्त ये हो रहा है, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। हम ऐसे जंक्शन पे हैं जहाँ पे हमें यूनिटी चाहिए, इनएविटेबल है, इसको किसी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहले ये हुआ था, अब ये हो रहा है, अब हम ये करेंगे, ये चीज़ें फ़िलहाल इंतहाई गैर ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपोजिशन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक यूनाइटेड एफर्ट चाहिए हर किस्म के क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। जब एक नया होराइजन आपके सामने आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तरक्की की एक अनइमेजिनेबल स्कोप आ रहा है, तो यूनिटी होनी ज़रूरी है। वक्त का ये काम होना चाहिए, बल्कि ऑपोजिशन में रहने वाले तमाम जमातों पर भी ये लागू होता है। शाह खबर साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे, हाँ या नहीं? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान तो यकीनन पूरे कौम का मसला है, पूरी रियासत का मसला है, ना ये हुकूमत का मसला है, ना अपोजिशन का है। इसको जब, जैसे भी जनरल साहब ने फरमाया, जब नेशनल एक्शन प्लान जब तरतीब दिया गया था तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और हुकूमत जो है उन्होंने बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए एक प्लान जो है तश्कील दिया था। मैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि देखें, ये हुकूमत वक्त जो होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक ऐसा एक माहौल बनाए और एक ऐसी फ़िज़ा कायम करें कि जिसमें अपोजिशन जो है वो जितने हमारे कौमी मसाइल हैं उनके ऊपर वो उनको ऑन बोर्ड लें और वो उनको उनकी जो दावत है उसको बखुशी कबूल करें। एक चीज़ जो यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर जो एक डेवलप हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है, जमहूरियत के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है कि हमारी जो सियासी दुश्मनियाँ हैं वो ज़ाती दुश्मनियों पर में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर ऐसे प्लान में जिसमें वज़ीर आज़म खुद शरीक नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो अपोजिशन के लीडरान हैं वो भी अपने आप को फील करेंगे कि शायद हमें लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूर करना है, लेकिन एक अच्छा माहौल क्रिएट करना जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है जी, रहीम यूसुफ साहब, आपकी नाराज का इज़हार करेंगे, हाँ या नहीं? जी, मैं कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल ये कौम का मसला है, ये पूरे मुल्क का मसला है। हुकूमत का ज़्यादा काम है लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ की भी जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम हुकूमत को करना है। ये ऐसा मामला है जिसके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा हुआ और आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों ने कुर्बानी दी और उसके बाद आपने देखा 1 महीने के अंदर अंदर 15 जनवरी को नेशनल एक्शन प्लान आया और ये बहुत देर से आया था। ये तकरीबन 12 साल उससे पहले ही पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी थी। तो ये नेशनल एक्शन प्लान जब आया है तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, लेकिन सारी सियासी जमातें उसके साथ थी, फ़ौज भी साथ थी। तो मेरे ख्याल में ये सब का फ़र्ज़ बनता है
अभी कोई और हुकूमत है, ये इनका भी फ़र्ज़ है, आइंदा कोई और हुकूमत होगी। बात यह है कि क्या इससे भी कोई अहम मसला पाकिस्तान में है, क्या इससे भी कोई अहम मसला पाकिस्तान का इस वक्त है? अगर और रियासत का अमन रियासत के तमाम शहरों पर भी लागू होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही। सवाल ये भी है कि नेशनल एक्शन प्लान से रिलेटेड जो मुशावरती इजलास था, क्या वो सियासतदानों की खुदगर्जी की वजह से मुलतवी हुआ? अब इस बारे में आपकी राय मुझे जानी है। मुशर्रफ जैदी साहब, आप क्या कहेंगे कि वाकई ये सियासतदानों की खुदगर्जी की भेंट चढ़ गया? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि इसमें सियासतदानों को सिर्फ हमें गंदा नहीं करना चाहिए। सियासतदान खुदगर्ज नहीं, सियासतदान सियासी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको परस्यू करते हैं, और वो सियासतदान जो है वो सुबह उठ के मतलब मफरूज़ों पे या आउट ऑफ द ब्लू जो है वो नहीं क्रिएट करते। सियासतदानों की जिम्मेदारी होती है कि जो अपने उनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को आगे पेश करें। क्या हमारे सियासतदान हमेशा इसमें अच्छी तरीके से ये अपनी जो जिम्मेदारियां वो सरअंजाम देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सियासतदान जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों पे इसका जो, देखिए मैं फिर कहूंगा, असल जो जिम्मेदारी है नेशनल कंसेंसस डेवलप करने के लिए, खास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे, वो हुकूमत वक्त की है। और उसमें अगर कुछ सियासतदान खुदगर्जी, जिसको हम खुदगर्जी कह रहे हैं, या अपने इंटरेस्ट का वो मुलाहिजा करते हैं या वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो उनका एजेंडा जो है वो कुछ और भी है, तो उस एजेंडे को अंडरस्टैंड करना और उसमें कंसेशंस देना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। वरना हम डेमोक्रेसी को रैप अप कर देते हैं और अपने जो कायद हैं, कायद जो असेंबली हैं, अपना वज़ीर आज़म इमरान खान, उनको कोई खलीफा या कोई इस तरह का जो है लक़ब दे के और फिर सारी उनकी मर्जी से जो है चीज़ों को बुलडोज करने की इजाज़त देते हैं। लेकिन इसमें मैं एक कहूँ करूँगा, 3 दफ़ा इस मुल्क ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्योंकि हम सियासतदानों से तंग आ जाते हैं, बहुत खुदगर्ज हैं, बहुत करप्ट हैं, गंदे हैं, बात नहीं मानते। 10-10 साल के लिए हमने सारी जिम्मेदारियां। आप एग्री नहीं कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ सियासतदानों का अपना मफाद नहीं छुपाता, इसलिए ये मुशावरती इजलास का बॉयकॉट उन्होंने किया? मैं आपके सवाल से डिसएग्री कर रहा हूं कि ये सवाल फ्रेम ही इस तरह हुआ है कि सियासतदान जो हैं वो गंदे हों, और मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं कि सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें, और ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि हुकूमत के साथ इख्तिलाफ करें। ठीक है मुशर्रफ साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई ऑपोजिशन इस मामले को की हसासियत को अपनी सियासी बका के लिए इस्तेमाल कर गई? देखिए, बात यह है कि जब से ये नेशनल एक्शन प्लान बनी थी, कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा जमा करके कोई ऐसा इशू नहीं किया गया कि यहाँ को कंसेंसस डेवलप करना था। कंसेंसस हो चुका था और हुकूमत इंप्लीमेंट कर ली थी। पहले नवाज गवर्नमेंट करती रही, अब इन्होंने करना था, इनकी जिम्मेदारी है और ये कर रहे हैं। पहले से बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बारसूरत हुकूमत की जिम्मेदारी वो कर रहे थे। ये सूरत हाल आई इसी वजह से कि ऑपोजिशन ने इतराज़ात करने शुरू किए कि जी ये ऐसे ठीक नहीं, वैसे ठीक नहीं, अब ये नहीं कर रहे, वो नहीं। तो उसकी वजह से ये सूरत हाल आई कि जी ठीक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा इकट्ठा किया जाए और उनको ब्रीफ किया जाए कि हम क्या कर रहे हैं और आपकी तजावीज़ क्या है। अगर ये उसके ऊपर शकूक शुबहात और ये इस तरह के एतराज़ात ना खड़े करते तो हुकूमत तो काम कर रही थी जैसे भी वो कर रही थी, जिस तरह पहले करते रही है। तो ये खुद एतराज करके हुकूमत को मजबूर किया कि वो ये करे कंसेंसस के लिए, और फिर वहां का बाइकआउट करना, कोई ट्रेन मार्च पे लगा हुआ है, कोई किसी और पे लगा हुआ है। तो ये चीज जो है मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है, ये कौमी मुफाद में नहीं था जो मतलब आपका जवाब नहीं आ गया। ठीक है रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, आपका रद्द-ए-अमल। जी बिल्कुल, मेरा जवाब भी नहीं में है। मैं ये कहूँगा कि देखें, 4 साल हो गए हैं, नेशनल एक्शन प्लान आया हुआ है, उसमें बेशुमार कमी बेशी है, उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, और हमेशा हमारे सियासी लोग और हमारे मीडिया में भी इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि हुकूमत जो है वो यकसू नहीं है, वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। तो ऐसे जो फोरम होते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, पार्लियामेंट होगी, मीडिया, उसमें फिर आप इन इशूज़ को उठाते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं, इदारों को मजबूर करते हैं कि वो ये सारे काम करें और जो इसमें कमी है उसको आप पूरा करें। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा अच्छा मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। वज़ीर आज़म अगर नहीं आए, ये भी अच्छी बात नहीं है, उनको आना चाहिए ताकि उसकी अहमियत पैदा हो, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि वज़ीर आज़म नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। आपके पास ये एक मौका था, आप हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, इसके लिए होमवर्क करें, तैयारी करें कि कितने जो 20 नुकात हैं
किसके ऊपर अमल हुआ, किसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, हुकूमत के क्या जो है वो ठीक है रहीम उल हुसैन साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। मुझे अस्मा की तरफ बढ़ना है। अस्मा, आप किस तरह से देख रही हैं तमाम सूरत हाल को? देखिए जी, एक हमें डेमोक्रेसी में है, रिजर्वेशन सबको हो सकती हैं, अपोजिशन को भी इस पर रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन उन रिजर्वेशन को दिल में लेके हाइबरनेशन में जाना जस्टिफाइड नहीं। आप उसे लेके टेबल पे आएँ, किसी फोरम पे आएँ जहाँ पे आप बैठ के बात करें। आप बात करेंगे तो कोई रास्ता एक प्रैक्टिकल निकलेगा जहाँ पे एक एडजस्टमेंट आएगी। अब यहाँ पे एक और बात यह है कि इनमें से जो हम इंटरेस्ट का कन्फ्रंटेशन कह रहे हैं, इनमें PMLN देख लीजिए, पीपल पार्टी देख लीजिए, नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं, ये किसी रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती। इनके जो टारगेट्स हैं वो नेशनल लेवल टारगेट्स हैं, वो कभी भी नेशनल आपके मुल्क के टारगेट से कन्फ्रंट नहीं होने चाहिए आइडियली। देखें तो अगर कन्फ्रंट हो रहे हैं तो वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप अपनी जवाब को हाँ में देते हुए राय का इजहार कर रही हैं, ठीक है? इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू फाइंड अ वे, वहाँ टेबल पे आए, बात करें। बिल्कुल मैं सर से एग्री करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया करना नहीं चाहिए। उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। शाखावर साहब, देखिए बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है ये कौमी मसला है, और जैसा कि वो प्लान तश्कील दिया जा चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई ये देखना था, और उसमें तजावीज़ मांगनी थी। अपोजिशन को बुलाने का मकसद भी ये था कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस इस पर दोबारा डेवलप किया जाए। बिल्कुल अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर नेशनल इश्यूज़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, लेकिन उसके लिए एक लॉबी क्रिएट करना, एक माहौल क्रिएट करना, मैं फिर ये कहूँगा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसकी वजह यह है कि आप जब इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जब आप उनको बुलाते हैं तो आप उनको पहले एक होमवर्क करें और उसको उनको बताएं कि ये चीज़ें हैं, ये तजावीज़ हमें आपसे चाहिए हैं, और हम इस मामले पर एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं। तो इसमें मैं यकसर सियासतदानों को ही मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। मैं फिर ये कहूँगा कि ये हुकूमत का काम है कि वो एक ऐसा हारमोनियस और ऐसी एक फ़िज़ा कायम करे जिसमें नेशनल इश्यूज़ के ऊपर कौम सारी एक नज़र आए, क्योंकि आज अगर ये हुआ है तो मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनली कोई अच्छा मैसेज गया होगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि हाल ही में जब इंडिया ने एग्रेशन की या उन्होंने एक यहाँ पे मुहिम जोई की कोशिश की, उसमें तमाम कौम जो है वो एक साथ थी, और अपोजिशन भी उसमें जो है वो गवर्नमेंट के साथ और हमारे कौमी इदारों के साथ खड़ी थी। या नहीं के साथ जी, आपका मौक़िफ़? मैं कहता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी यकसर नहीं बनती, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी बनती थी। ठीक है, माहिर कानून शाखावर साहब, आपका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रिहाई से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात दो बड़ी अहम सियासी जमातों की और उनके सरबराहान की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 6 हफ्तों पर जमानत तो मिल गई, लेकिन अब देखना यह है कि वो इन 6 हफ्तों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, गुरेज करेंगे या फिर सियासी मैदान में वो खुलकर काम करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो रिलीफ दिया गया है उन्हें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आने वाले दिनों में वही रिलीफ मांगेगी और अदालतों का दरवाजा इसी तरह से खटखटाएगी? पीपल्स पार्टी भी सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून के नक्शे कदम पर चल तो रही है, क्योंकि माजी में हमने ये देखा कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांगी गई, एविडेंस मांगे गए, सबूत मांगे गए, तो उन्होंने बजाय अदालत में जाने के दरमियान जाने को तरजीह दी, और अब कुछ ऐसा ही बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या तबी बुनियादों पर जमानत हासिल करने वाले नवाज शरीफ को आइंदा 6 हफ्तों में सियासत से गुरेज करना है या नहीं? वो गुरेज करेंगे या फिर नहीं? मुशर्रफ साहब, मेरा ये सवाल आपसे, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो 6 हफ्ते हैं इनमें गुरेज करते हुए दिखाई देंगे मियां साहब? मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी अरसे से वो और उनकी बेटी दोनों जो है गुरेज कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत इंगेजमेंट है सियासी मैदान में वो शहबाज शरीफ साहब का है, वो भी बहुत धीमे हैं। ज़ाहिरी बात है ये सारा का सारा जो इस वक्त सेल्फ कंट्रोल या रिस्ट्रेंट है, इसकी बुनियाद है कि कोई ना कोई इस तरह का कॉम्पैक्ट हो या एग्रीमेंट हो जिसमें बजाय इनको मज़ीद जेल में रखने के और खुदा न खास्ता किसी हादसे से जो है बचाने के लिए कि अगर जेल में वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, खुदा न खास्ता उससे ज़्यादा आगे बात चली जाती है, उससे बचने के लिए मेरा ख्याल है दोनों साइडों पे हमने नरमी देखी है। आप नोट कीजिए कि वज़ीर इत्तलात का बयान जो है वो काफ़ी हद तक धीमा था
जो कल आया जब ये ज़मानत की बात सामने आई। इससे पहले बहुत सख्त बयान था हुकूमत की तरफ से भी, और ज़ाहिर बात है इस तरफ से तो कोई बयान आ ही नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि मेरी उम्मीद पर्सनल तो ये होगी कि वो बिल्कुल सियासी मैदान में आए, क्योंकि ये उनका हक़ है, उनकी जमात का हक़ है, और उनकी जिम्मेदारी, जैसे मैंने पहले कहा, PML नून पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। काफ़ी ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं, 60 से ज़्यादा सीटें जीती हैं, कई शहरों में उन्होंने स्वीप किया है, तो वहाँ की आवाम की नुमाइंदगी करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, जी आपका जवाब हाँ में है। मैं तो भूल गया कि सवाल क्या था। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल रिटायर्ड परहेज करना चाहिए उन्हें 6 हफ्तों में सियासत से या नहीं? देखिए, उनको जो जमानत मिली है वो उनकी सेहत के मसाइल की वजह से मिली है, और अगर वो जेन्युइनली बीमार हैं, जो कि हैं, तो मेरा ख्याल है वो अपने ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो देंगे। उनकी फैमिली भी यही चाहेगी कि ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो दें। और जैसे भी मुशर्रफ भी कह रहे थे कि गुरेज तो वो पहले भी कर रहे थे अपने ट्रायल के दिनों में, जब वो भी उनको सज़ा नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी वो बयानबाजी वगैरह उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी हुई थी। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और उनकी कोशिश यही होगी कि ट्रीटमेंट उनका उस पर तवज्जो दी जाए, और बाद में ज़मानत को प्रोलॉन्ग करवाया जाए और दोबारा यानी अप्लाई किया जाए। अगर वो ये नहीं करेंगे और सियासत में ज़्यादा दौड़ धूप करेंगे, तो हो सकता है कि फिर उनको क्वेश्चन किया जाए आगे, ज़मानत एक्सटेंड कराने से पहले ये कोर्ट के सामने ये सवाल आ जाए, नैब उठाए कि जी ये तो बजाय अपने इलाज मालजे के ये सियासत पे तवज्जो देते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब और उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो इस चीज़ से गुरेज करेंगे, वो नहीं सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, आप किन राय का इजहार करेंगे? हाँ या नहीं में आपका जवाब होगा, कितने मुत्तफिक हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि हाँ में जवाब आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो दलील दी है, ज़मानत दी है, वो इलाज के लिए है। इलाज कराना है 6 हफ्तों में। अगर 6 हफ्ते में मुमकिन ना हो, मेरे ख्याल में मज़ीद उनको वक्त मिलना चाहिए। अपनी मर्ज़ी का अस्पताल, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर, लेकिन चूँकि वो सियासी रहनुमा हैं, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनके वर्कर्स भी आएंगे और फिर हमारे मीडिया के लोग भी आएंगे, तो उनसे बात वो निकलवाएंगे। मुमकिन है वो कुछ बयान वगैरह दें, और जो उनके हालात थे जेल के अंदर, शायद वो उसके ऊपर तबसरा करें। लेकिन मेरे ख्याल में उमूमी तौर पर वो गुरेज करेंगे, उनको गुरेज करना चाहिए। और फिर यह है कि और लोग उनकी पार्टी में हैं, वो बात कर रहे हैं, यही से मालूम हुआ कि आप हाँ में जवाब दे रहे हैं, वो यकीनी तौर पर गुरेज करेंगे। शाह खबर साहब, कानूनी फैसला जो सामने आया है उसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? देखिए, वो चूँकि जैसे सब ने इस पे इत्तेफाक किया कि उनको ज़मानत जो मिली है वो सिर्फ इलाज के लिए मिली है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि अपनी मर्ज़ी का और अपने मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज करवाएं। उसूली तौर पे तो उनको इसी पे ही रहना चाहिए और किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, न सियासत करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है वो करेंगे भी नहीं। उसकी एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। फ़र्ज़ करें, अव्वल तो मेरा उम्मीद है कि वो अपने इलाज पे तवज्जो देंगे। अगर उन्होंने उससे हट के अगर सियासत में जो है एक्टिव होने की कोशिश की, तो आपको मैं एक कानूनी बात बताऊं कि जो बेल दे दी जाती है उसको कैंसिल भी करवाया जा सकता है। फिर उस सूरत में नैब जो है वो ये कर सकती है कि वो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन वो कर सकती है कि ये जिस मकसद के लिए उनको बेल दी गई थी उसको मिस यूज किया जा रहा है। तो मिस यूज ऑफ द कंसेशन, जवाब यही है कि मिस यूज ऑफ द कंसेशन ऑफ द बेल के ऊपर वही अदालत बेल खारिज भी कर सकती है। लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद है कि वो जो है वो अपने इलाज पे तवज्जो देंगे और वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। आसमा, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है? जी देखिए, ये बाकी तो बिल्कुल मैं भी इसी के साथ एग्री करती हूँ कि उन्हें नहीं करना चाहिए। एक तो ये जो उन्हें बेल मिली है ये किसी पॉलिटिकल मूवमेंट या एक कैंपेनिंग के ज़रिए नहीं मिली। दे आर सीकिंग एन एग्रीमेंट, और उसके लिए उन्होंने बहुत अरसे पहले से ख़ुद को तमाम इंगेजमेंट से डिटैच किया हुआ है। वो इसी को प्रोलॉन्ग करेंगे। वो फ़िलहाल किसी भी इंगेजमेंट में, पॉलिटिकल इंगेजमेंट में नहीं आपको नज़र आएंगे, और इस चीज़ को, इस जो उन्हें जमानत मिली है, इसको एक्सटेंड करेंगे। लैक ऑफ लीडरशिप PMLN के लिए कवर हुआ है, लेकिन ठीक है। असमा, सवाल अब मेरा आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी है कि मुस्तकबिल में अली जरदारी भी गिरफ्तार अगर हो जाते हैं तो क्या उनको भी ऐसा ही रिलीफ मिलेगा? मुशर्रफ अली साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई और ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द जैसे ही वो जेल में जाएंगे तो तबीयत ख़राब होगी,
तो यकीनन फिर वो अप्लाई करेंगे और अपनी तबीयत ख़राबी के लिए बेहतरी जो है, अच्छे डॉक्टर जिन डॉक्टरों को वो ट्रस्ट करते हैं उनसे कंसल्टेशन भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो तो जब प्रेसिडेंट थे तब भी जो है बीमार हो गए थे, तो जेल में जाने से तो फ़ौरन ही शायद तबीयत जो है वो नासाज हो जाए। तो यकीनन वो यही पैथ ढूंढेंगे, लेकिन शायद उनको जेल जाना ही ना पड़े, शायद उससे पहले ही जेल जाना पड़े ना पड़े, लेकिन रिलीफ मिलेगा या नहीं, आप इस पे मुझे जवाब चाहिए। देखिए, जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीएमएल नून और पीपीपी, दोनों की जो लीडरशिप्स हैं उनको जो टारगेट किया गया है उसमें जो जरिया है वो लीगल मीन्स हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो पॉलिटिकल है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल है और उस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हाँ या नहीं किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? नहीं, मैं हाँ या नहीं, मैं तो बड़ा प्रॉब्लम जो है आपके देखिए, मेरे पास मालूम नहीं कि ऑप्शन नहीं है, तो आगे चलते हैं। जनरल साहब, आप किस राय का इज़हार करेंगे? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि केसेस के मामले में अभी तक तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अगर गए तो ये एक मिसाल कायम हो चुकी है, ये मौजूद है, क्यों ना वो भी फ़ायदा उठाएंगे उससे। और ना सिर्फ वो, बल्कि मेरा ख्याल आम कैदी जो और भी हैं जेल में, अगर उनमें किसी के इसी तरह हार्डशिप केसेस हैं या किसी के ट्रीटमेंट का बहुत शदीद मसला है तो उनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए। वो तो लोअर कोर्ट्स में लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स की वजह से लोअर कोर्ट्स में ज़मानतें हो जाएंगी, हाई कोर्ट वगैरह से। तो ये इसमें कोई और मेरा ख्याल कोई अचंभे की बात, कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज़ नज़र नहीं आती। बिल्कुल एक मिसाल मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट ने कायम कर दी और लोग फ़ायदा उठाएंगे, जरदारी साहब भी उठा सकते हैं उससे। मतलब आपका जवाब हाँ में है। शाखावर साहब, कानूनी राय देखिए, क्या है? ये आपकी बड़ी, इसमें कोई कानूनी राय नहीं हो सकती, ये सिर्फ मफरूज़े की बात है। अव्वल तो ये है कि क्या ये देखना है कि क्या वो गिरफ्तार होते भी हैं या नहीं होते, और अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि अगर वो गिरफ्तार हो गए और अगर वो बीमार हो गए तो वो क्या करेंगे। तो मैं इस पर तो कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जनरल साहब की बात को मैं ज़रूर जो है वो एंडोर्स करूँगा कि अब ये एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कायम कर दी है, क्योंकि ऐसी इन बुनियादों पे और एक महदूद मुद्दत के लिए ज़मानत, वो भी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, हमने पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में नहीं देखी। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला कर देता है तो वो बाइंडिंग होता है ऑन ऑल दी सबऑर्डिनेट जुडिशल फोरम्स इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट। तो उसमें ये बात ज़रूर होगी कि इसको एक नज़ीर बनाकर अब किसी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आपका जवाब इसलिए हाँ में है। रहीमुल यूसुफज़ई साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? लेकिन जी, मैं ये कहूँगा कि आसिफ अली जरदारी जेल जाने के आदी हैं। 11 साल से ज़्यादा वो जेल में रह चुके हैं, उनके सेहत के मसाइल सबको मालूम हैं। और वैसे भी हमने देखा है कि जो भी हमारा अहम आदमी जेल गया है तो उसके फ़ौरन बाद वो बीमार हो जाता है और फिर वो अस्पताल जाने की कोशिश करता है। एक मिसाल तो कायम हो गई है, ये भी चाहेंगे कि उससे फ़ायदा उठाएं। अलबत्ता एक बात है, अगर जरदारी साहब जिस तरह वो कहते हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, अगर वो कहें कि मैं नवाज़ शरीफ से ज़्यादा बहादुर हूँ, मैं जेल में रहूँगा, मैं ये ऑप्शन नहीं लूँगा, ये और बात है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो चाहें और जो भी चाहे इसके बाद उनको ये ठीक है, आपका जवाब भी मतलब हाँ का ही है। आसमा, आप क्या कहेंगे, आपका तज्ज़िया क्या कह रहा है, हाँ या नहीं? देखिए जी, जैसे सबने कहा, एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है। अब इसको आप लोअर कोर्ट तो इसको अबाइड बाय करने के लिए अब कंपल्सरी है उनके लिए। अब बकिया ये है कि ये अब उनका डिसीजन हो सकता है, इफ ही वांट्स टू इमर्ज एज अ हीरो आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वो तो उन्हीं का डिसीजन होगा। लेकिन अभी आप हाँ की ऑप्शन के साथ जा रही है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, बिलावल भुट्टो सरदार ने देखा है कि ट्रेन मार्च कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी नवाज शरीफ वाली मुहिम जोई और हिकमत अमली अपनाई हुई है। अब इसका भी तयन करना है, ये सवाल का जवाब हाँ में है या नहीं है। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? बिलावल भुट्टो भी अभी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नाना एक्चुअली जो पहले थे जिन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया, वो तो उनके नाना थे। आज से कितने, अब माशाल्लाह 40 साल हो गए। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की कम और एक भुट्टो ख़ानदान की जो एक रिवायत है उसको वो जारी रख रहे हैं। लेकिन उसको जारी रखने में जो एक उनके बयानिए में एक मैं समझता हूँ नुक्स है, वो ये कि वो खुद कभी ट्रेन पे ना सफ़र उन्होंने किया है ना वो कभी करेंगे। तो ये जो ट्रेन मार्च है, ये तो उन गरीब या जो पसमानदा
इलाकों में लोग रहते हैं जो ट्रेन इस्तेमाल करते हैं इस मुल्क में, ये उनके लिए है। अब वो कितना ज़्यादा इसमें बिलीव करते हैं कि ये वाक़ईतन उनके लिए हो रहा है। नहीं की ऑप्शन के साथ ही जा रहे हैं। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो कॉज मतलब ट्रेडिशन तो उनकी रही है, लेकिन जो आज मसला है जिसकी वजह से वो ट्रेन पे चढ़े हैं, वो मेरा ख्याल है कि उनके अपने वालिद का मसला है। क्योंकि जब वो खुद आए थे और पहली दफ़ा जब इनको लॉन्च किया गया तो उस वक्त जो उन्होंने तकरीर की उसमें गवर्नेंस की बातें थी कि जी गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए, सिंध में गवर्नेंस इंप्रूव करनी थी, करप्शन का जिक्र था कि वो हम कंट्रोल करेंगे। तो अब उनमें से तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, लिहाजा जो इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं वो इसी तरह कहे जा रहे हैं तो कि अगर जीआईटी हमारी जीआईटी हो सकती है तो करदन जमातों की क्यों नहीं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि अगर उनको छोड़ा जा सकता है तो हमें भी छोड़ दें। आपका मौक़िफ़, अगर आप हाँ के ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, यूसुफ साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी समझता हूँ कि वो ये ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो करेंगे। और इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर वो उस बात जो उनका एक इरादा था कि वो कुछ करेंगे वो नहीं कर सके। इस बार वो फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अभी कबल अज़ वक्त है, अभी इंतखाबात को इतना अरसा नहीं हुआ। अभी मैं नहीं समझता कि उनको ख़ास तौर पे पंजाब में कोई पज़ीराई हासिल होगी। तो और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो पीएमएलएन के कायद नवाज शरीफ को ही फॉलो कर रहे हैं। शाह खबर साहब, आप किस तरह? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि किसी भी शहरी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये उसका आइनी बुनियादी हक है कि वो तहरीर और तकरीर, जलसा जुलूस, लेकिन वो पुरअमन होना चाहिए। वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनको बिल्कुल आइन इस बात की इजाज़त देता है। वो लोगों को अपने मौक़िफ़ को मोबिलाइज़ करने के लिए बिल्कुल, लेकिन उसमें ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो या कोई कौमी जो हमारे बुनियादी चीज़ें हैं उनसे वो इनहराफ ना हो। तो वो बिल्कुल आप सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम शहरियों को ये हक हासिल है। मुख्तसर से कमेंट लेना, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना। जी अस्मा जी, बेसिकली ये लॉन्ग मार्च अपनी ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो रहा है और ये इससे बिलावल अपनी कोर से दूर हो रहे हैं, पीपल पार्टी की जो कोर एसेंस है उससे दूर हो रहे हैं। इन्हें खुद को इन तमाम चीज़ों से डिटैच करना पड़ेगा इफ़ ही वांट्स टू इवॉल्व एज ए नेशनल लीडर। और उनके पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को वो एक्चुअलाइज करें। फ़िलहाल ये बहुत अनटाइमली है। 4 सूबों की जंजीर बेनज़ीर का बेटा फेडरेशन को चैलेंज करे और कर लेते हैं। इस बार तो वो नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चले और आपकी ऑप्शन भी हाँ है। मुझे प्रोग्राम में लेने नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक। जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सिवाय अमन की कोई और मफाद नहीं है। ये एक हॉट टॉपिक है, इस पर डिस्कशन होना भी बाकी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद इंपॉर्टेंट स्टोरी ये कि अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान का गलत अंदाज में पेश किया जाना, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की राय को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कहना दुरुस्त है या नहीं। तो सवाल ये कि क्या अफगान रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अफगानिस्तान के मुतालिक बयान पर तनकीद जायज़ है या नहीं? रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, लेकिन इसकी वजाहत भी आ चुकी है। बड़े अहम सदारती उम्मीदवार हनीफ अतमर और बाकी लोग भी कह चुके हैं कि वहाँ पर अबूरी हुकूमत बननी चाहिए। लेकिन जब वो ख़ुद कहेंगे तो ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से बयान आएगा तो वो इसके ऊपर तनकीद करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें मुहतात रहना चाहिए और हमें इन इशूज़ के इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि ये अफ़गान ओन्ड और अफ़गान लेड पीस प्रोसेस है। तो उनको खुद फैसला करने दें और हमें बहुत ही मुहतात रहना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया और आप नहीं की ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुहतात तो रहना चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि पीटीएम के मामले में अशरफ गनी ने भी बयान दिए थे, वहाँ के उनके लीडर देते हैं, वो जो ज़्यादा सीरियस किस्म की इंटरफेरेंस थी जहाँ उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया था। ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के मामले में वो बड़ा इस तरह के उनका रवैया जो है वो हमेशा होता है, जबकि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामला रह कौन सा गया हुआ है। 40 मुल्कों की अफवाज वहाँ बैठी है दिन रात, तो उनके मामला जो है वो ये लोग तय कर रहे हैं। और अभी अमेरिका में जाके बातचीत करके उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसको उन्होंने निकाल दिया वहाँ से।
ठीक है मुशर्रफ ज़री साहब आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सबसे पहले तो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब ने नहीं कहा, उन्होंने हाँ कहा है। उन्होंने कहा है कि ये मुनासिब जो बयान था वज़ीर आज़म का, अगर वाक़तन उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का मुतालबा या सजेशन दी है तो उस पर तनकीद बिल्कुल मुनासिब है। तो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब का जवाब हाँ है, और मेरा जवाब भी वही है जो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब का है, और वो है हाँ। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये कि वज़ीर आज़म जो है वो नहायत जिम्मेदार एक शख्सियत है, और ये जिस ओहदे पर हैं वो उससे भी ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो मोहतात अंदाज से खास तौर पे अफगानिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए। और जो फॉरेन ऑफिस का जो बयान था वो एक्चुअली उससे भी ज्यादा वीक था, उसने और ज्यादा जो है एक वीक जो है वो सामने पेश किया। ठीक है नाज़रीन, वक्त यहीं पर खत्म हुआ। आसमा और शाखाबी में पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही थी, और अभी तक जिस पर बयान सामने आया है मेरे तमाम तज्ज़ियाकारों की तरफ से वो नहीं की ऑप्शन पर है कि हाँ ये जो वज़ीर आज़म का बयान है उसमें मोहतात उन्हें रहना चाहिए था। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।